Good evening students. Today we will discuss remaining topic of your chapter 3 accounting principle. So today we will discuss remaining accounting concept. Yesterday we have already discussed four accounting concept, that is going concern, accrual concept, business entity concept, and which one? Consistency concept. So we have already discussed four concept. Your next concept is money measurement concept. As you all know that we have already discussed in first chapter, we can record only those transactions in accounting which are, we can record only those transactions in accounting which can be expressed in term of money. So money measurement concept, only those transaction and event are recorded in accounting which are capable of being expressed in term of money. सो अकाउंटिंग के फीचर्स में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन फर्स्ट चैप्टर. अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड एनी कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देयर मैनेजमेंट, देयर स्टाफ. It does not report any strike, it does not report any competition. So accounting में ऐसी कोई भी टर्म को रिकॉर्ड नहीं कर सकते which can't express in term of money. We can record only those transaction जो मनी में एक्सप्रेस हो सकते हैं. सो अकाउंटिंग कभी भी आपकी कन्फ्लिक्ट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, आपके कंपटीशन को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा. योर सेकेंड कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? द इंटायर लाइफ ऑफ ए बिजनेस divided between different time interval. This time interval is from 1st April to 31st March. This is called accounting period. According to Companies Act, a business can record their all transaction ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. एक बिजनेस अपने एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है. 1 ईयर से ज़्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता. अदरवाइज दे कैन नॉट कैलकुलेट देयर करेक्ट पोजीशन, देयर नेट प्रॉफिट एंड लॉस. सो अकॉर्डिंग टू अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, ए बिजनेस हैड कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर. हर एक बिजनेस को कंपल्सरी फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना पड़ता है. दैट इज़ 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा और 31 मार्च को जो फिनिश होगा. सो द इंटायर लाइफ ऑफ फर्म डिवाइडेड बिटवीन टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. सो 12 मंथ पीरियड इज़ योर अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग में जितने भी हम अब रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको ऑलवेज रिमाइंड रखना है योर अकाउंटिंग पीरियड इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. योर नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. जैसे नेम से आपको मेंशन हो रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट मीन्स दैट कॉस्ट विच आर अकर इन हिस्ट्री. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे एक्वायर्ड. अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ओरिजिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है जिस अमाउंट पे उनको परचेस किया था. और दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग. और इसी कॉस्ट को जितनी भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसमें इसी ओरिजिनल कॉस्ट को यूज़ करना है. ओरिजिनल कॉस्ट को यूज़ करने के रीज़न की वजह से दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. दिस कॉस्ट इज बेसिस फॉर वैल्यूएशन. आपने हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज़ करना है, ओरिजिनल कॉस्ट को उसी पे डेप्रिसिएशन पुट ऑन करना है, मार्केट वैल्यू को यूज़ नहीं करना. सो यू कैन से दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज इन दिस कॉन्सेप्ट हम अपने मार्केट वैल्यू के चेंजेस को अपडेट नहीं करते. तो यू कैन से दैट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. Your next accounting concept is dual aspect concept. As the name mentioned, dual aspect, that means double effect. According to this concept, we already know that double entry system is followed by accounting. हमने double entry system का chapter clear किया है. Every transaction recorded in accounting having dual aspect, that means one account is debited and the another account is credited. तो जब भी आप एक अकाउंट को डेबिट करोगे, सेकेंड अमाउंट को क्रेडिट, तो ये है क्या है आपका डबल एंट्री सिस्टम या फिर ड्यूल एस्पेक्ट.
Because of this concept, assets are always equal to liabilities plus capital. आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में, जर्नल एंट्रीज में, हर जगह हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट. Now we will discuss your next accounting concept, that is revenue recognition concept. What is revenue recognition concept? According to this revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction is entered into your accounts and obligation to receive the amount is established. आपने रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना है जब वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स में, आपकी बुक्स में फिज़िकली या ऑफिशियली, जब उनको ऑफिशियली रिकॉर्ड कर दिया जाता है और वो अमाउंट इस्टेब्लिश हो जाता है और उस अमाउंट को आप लीगली ऑब्लिगेशन आपके पास है, आप उसको रिसीव कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए फर्म गेट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी, एक फर्म ने गुड्स का ऑर्डर रिसीव किया ऑन 1 जनवरी, गुड्स सप्लाई हुई 20 जनवरी एंड उसकी कैश में पेमेंट रिसीव्ड हुई ऑन 1 अप्रैल. तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होएगी? 20 जनवरी, जब आपने गुड्स को सप्लाई किया. तो जब भी आपके पास एक्चुअल उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ऑन दैट टाइम रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज्ड होएगी जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए. सो 20 जनवरी को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इतने अमाउंट की सेल या परचेज की है. सो रिवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन योर रिवेन्यू हैव बीन रियलाइज्ड and entered into the books and ownership of goods are transferred. Your next accounting concept is matching concept. As the name mentioned, matching. किसकी मैचिंग? ऑल द इनकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विद देयर एक्सपेंडिचर. दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट. अगर आपने नेट प्रॉफिट को प्रॉपरली करेक्ट वे में कैलकुलेट करना है तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसकी रिलेटेड सारी ऑल इनकम्स को लिखना है और उसी इनकम को जनरेट करने के लिए जितने भी हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं उनको लिखना. तो हमने एक्सपेंडिचर्स को और इनकम को मैच करना है रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग पीरियड. फर्स्ट, रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज. आपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है. एंड सेकेंड, कॉस्ट फॉर दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज. आपने क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स लिखना है, फिर डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर लिखने हैं जो उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने स्पेंड किया. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को मैच करते हैं. इनकम ज़्यादा है तो हम नेट प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो नेट लॉस. So this is called matching. Your next and last concept is objectivity concept. According to objectivity concept, all transaction and all accounting information should be recorded in objective manner. Objective manner means आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है वो पर्सनल बायसनेस से अलग होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए. वो पर्सनल बायसनेस ना तो मैनेजमेंट की हो ना ही अकाउंटेंट की. पर्सनल बायसनेस का मतलब फेवरिज्म. आप किसी को फेवर नहीं करोगे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय देयर सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टेड बाय देयर एविडेंस, सपोर्टेड बाय देयर वेरीफेबल डॉक्यूमेंट लाइक purchase bill, sales bill, vouchers, cash memos. So according to objectivity concept, only when transaction is recorded, when transactions are verifiable, every transaction have vouchers, every transaction have evidence. So transaction should be free from personal biasness of management and accountant who prepares the account. आप हर एक
पर्सनल बायसनेस से फ्री होके अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे। किसी के लिए कोई पर्सनल आप फीलिंग से या पर्सनल फेवर से अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करोगे। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मस्ट है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एविडेंस अवेलेबल हो, हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। सो वी हैव डिस्कस 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नाउ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अकाउंटिंग कन्वेंशन. What is accounting convention? Accounting concepts are foundation and compulsion for business to apply these, but convention are modified rule. They can be accepted by their accountant. It is not compulsory to follow this accounting convention. We have 3 accounting convention: convention of full disclosure, convention of materiality, and convention of conservatism or prudence. Your first accounting convention is full disclosure. As the name shows, full disclosure means in accounting we have to disclose all the significant information related to economic affairs of the enterprise. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर से अकॉर्डिंग आपके बिजनेस को, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनको सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं होनी चाहिए जो उनकी इकोनॉमिक अफेयर्स को इफ़ेक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रेडिटर्स को आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट को, ओनर को, प्रोप्राइटर को, एम्प्लॉयज़ को आपकी सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए जिससे फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट हो, फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वेंशन क्या है कि फुल डिस्क्लोजर हो। सेकंड कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. मटीरियलिटी इज़ अपोजिट और एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर कहता है फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, बट मटीरियलिटी कहता है ओनली दोज इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन अकाउंट विच आर इम्पोर्टेंट, विच आर सिग्निफिकेंट फॉर रिलेटेड पार्टी. सो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन आपको कहता है कि जितनी भी इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, इनसिग्निफिकेंट डाटा है, उनको अकाउंट से रिड्यूस कर दो, उनको अकाउंट से हटा दो ताकि आपके अकाउंट्स ओवरबर्डन ना हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है इफ़ 500 रुपीज़ डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन है, तो हमें अप्रोक्स अमाउंट ही कैलकुलेट होता है. तो अगर वहाँ पे 500 रुपीज़ का डिफरेंस है तो वो इमटीरियल है, कोई ज़रूरी नहीं है जिसको शो करना है. पर अगर कैश में 500 रुपये का चेंज हो रहा है तो वो बहुत मटीरियल है, वो आपको शो करना पड़ेगा. तो मटीरियल कॉन्सेप्ट कहता है जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है वही शो करो, फालतू इन्फॉर्मेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है. अकाउंट्स को ओवरबर्डन नहीं करना, अकाउंट्स में इनसिग्निफिकेंट डाटा ऐड नहीं करना कि कोई इन अकाउंट्स पे इम्पोर्टेंस ही ना दे. जैसे डेटर है, डेटर वो पर्सन है जिसको हमने क्रेडिट सेल किया, तो उसको वही इन्फॉर्मेशन शो करनी है जो उसके डेटर अकाउंट से रिलेटेड है. उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है. सो फुल डिस्क्लोजर एंड मटीरियलिटी आर एक्सेप्शंस, exception of each other. Now last convention is conservatism or prudence, most important convention. According to this convention, all anticipated losses should be recorded and all anticipated gains should be ignored. हम क्या करते हैं, बिजनेस के जितने भी फ्यूचर में एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड लॉस हैं उनको तो बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, जो फ्यूचर की एंटिसिपेटेड इनकम या गेन है उनको इग्नोर कर देते हैं. जैसे अगर फ्यूचर में कोई नॉन लाइबिलिटी है, मुझे पता है बैड डेट्स हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन लग सकता है, तो मैं उसके लिए सेविंग करती हूँ, उस सेविंग को क्या बोलते हैं, प्रोविज़न. पर फ्यूचर में कोई गेन भी हो सकता है, हम इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, हम इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते.
तो एंटीसिपेटेड लॉसेस को तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनके लिए फ्यूचर की सेविंग भी कर देते हैं, लेकिन एंटीसिपेटेड गेन को इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म।